नमस्कार, हम हैं अंशुमान त्रिपाठी। आप देख रहे हैं बेबाक बहस। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में दूसरी बार बनी सरकार को लेकर सभी खासे उत्साहित हैं। पहले 5 वर्ष में मोदी सरकार ने कई महत्वाकांक्षी योजनाएं शुरू की, जिनमें अपेक्षित राजनीतिक परिणाम भी मिले, लेकिन विकास के नजरिए से इनके नतीजे आने बाकी हैं। ऐसे में मोदी सरकार का ये कार्यकाल और अधिक चुनौती भरा है। इस कार्यकाल में देश की जनता उनसे पिछले कार्यकाल में अधूरे छूटे लक्ष्यों को पूरा करने की आशा कर रही है। साथ ही कई ऐसी बड़ी समस्याएं भी हैं जिनसे देश पिछले कई दशकों से जूझ रहा है। उन पर भी निर्णायक नीति और अमल का विश्वास कर रही है। देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और श्रीमती इंदिरा गांधी के बाद नरेंद्र मोदी को मिले इतने व्यापक जनादेश ने उनकी जिम्मेदारियां बढ़ा दी हैं। आज इसी पर हमारी बहस, बेबाक बहस। नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाकर 2014 में देश ने एक भावी सपने के लिए अपना विश्वास जताया था। अच्छे दिन, हर खाते में 15 लाख, विदेशों से काला धन, प्रतिवर्ष 2 करोड़ नौकरियों के चुनावी प्रचार ने देश की नरेंद्र मोदी को पीएम के रूप में देखने की हसरत जगा दी थी। हालांकि जनता प्रचार और यथार्थ का फर्क अब समझने लगी और 2019 में पीएम मोदी पर दोबारा विश्वास व्यक्त किया। साथ ही और भी बड़ा जनादेश देकर मोदी को अपने सपनों का भारत बनाने का मौका दे दिया। ऐसे में क्या होगी पीएम नरेंद्र मोदी के सामने चुनौतियां, देखते हैं एक खास रिपोर्ट। राष्ट्रपति भवन के प्रांगण में प्रधानमंत्री मोदी का दूसरा शपथ ग्रहण। विभिन्न क्षेत्रों में देश के शीर्ष नेता भयावह गर्मी सहकर भी उनके सामने बैठे हैं, लेकिन उनके मन में जारी है भारी अंतर्द्वंद। वो जानते हैं कि जनता उनमें जननायक की तलाश कर रही है और इसके लिए उसने बीजेपी को ही 300 से ज्यादा सीटें देकर विश्वास भी जताया है। लेकिन देश के अवरुद्ध विकास की हालत को देखते हुए उसकी उम्मीदों पर खरा उतरना भी बहुत आसान नहीं है, खासकर जब पूरे के पूरे प्रशासनिक राजनीतिक तंत्र में ही भ्रष्टाचार व्याप्त हो। फिर भी नरेंद्र मोदी इतिहास में अपने दुस्साहसी फैसलों के लिए भी याद किए जाएंगे। अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। उन्होंने नोटबंदी कर एक तीर से 5 निशाने लगाने की कोशिश की। हालांकि इसका अपेक्षित फायदा न मिल सका, लेकिन उन्होंने डैमेज कंट्रोल भी बहुत अच्छे से किया। 2017 में यूपी के चुनाव में बीजेपी को मिली अभूतपूर्व कामयाबी इसका सबूत बताई जाती है। इसी तरह जीएसटी रोल आउट करना भी उनका ही हिम्मती फैसला हो सकता था। इसके जरिए उन्होंने बीजेपी के ही मूल वोटर यानी व्यापारी वर्ग की नाराजगी तक मोल ले ली। सूरत से लेकर पूरे देश में जबरदस्त प्रदर्शन हुए। फाइनली गुजरात विधानसभा चुनाव भी मोदी गुजरात अस्मिता के नाम पर ही जीते। यही नहीं, 2019 में भी बीजेपी सभी सीटों पर चुनाव जीती। किसान, खेती और ग्रामीण विकास। सबसे पहले तो उन्हें किसानों को संतुष्ट करना है। उन्होंने 2022 तक किसानों की आय को दोगुनी करने का वादा जो किया है, किसानों को इसकी उपज का उचित मूल्य नहीं मिल पा रहा है, जबकि उन्होंने लागत का 1.5 गुना एमएसपी देने का फैसला भी किया, लेकिन वो भी ऊंट के मुंह में जीरा निकला। खेती की जोत छोटी हो गई है, लेकिन 55% लोग खेती के सहारे हैं। यानी समझ लीजिए कि 26 करोड़ से ज्यादा लोग खेती, वनोपज और मछली पालन पर निर्भर हैं। वहीं 2004 में खेती किसानी का जीडीपी में 21% हिस्सा था, अब वो गिरकर 13% रह गया है। यानी खेती अब घाटे का सौदा बनकर रह गया है। लेकिन लोग करें तो क्या करें, जाएं तो कहां जाएं? खाद्य पदार्थों के दाम गिरते जा रहे हैं। बिचौलिए, जमाखोरों को फसल बेचने के अलावा चारा नजर नहीं आता। चुनाव से पहले पीएम किसान योजना लागू कर साल में 3 बार 6,000 रुपए की मदद देने का फैसला किया। कुछ राहत मिली भी, लेकिन ऐसा हर साल संभव है भी नहीं। ऐसे में अब खेती किसानी से जुड़े दूसरे काम धंधों के जरिए रोजगार सृजित करना वाकई चुनौती भरा काम है। जब किसान कर्ज से परेशान होकर आत्महत्या कर रहे हों, कभी तमिलनाडु से तो कभी उम्मीदें लेकर महाराष्ट्र से दिल्ली आ रहे लाखों किसानों की समस्या का हल बेहद जरूरी है।
रोजगार सृजन। दूसरी बड़ी मुसीबत बेरोजगारी की है। देश को बीते 45 सालों में सबसे बड़ा बेरोजगारी का संकट का सामना करना पड़ रहा है। नए उपाय करने होंगे और विदेशी निवेश को बढ़ाना होगा, जबकि मंदी की आहट से विदेशी निवेश के दम पर बेरोजगारी दूर करना आसान नहीं। सच्चाई तो यह है कि 130 करोड़ की जनसंख्या में 15 साल से 64 साल तक के लोगों का 67% हिस्सा है और इनमें नौकरी ढूंढ रहे लोग करीब 50% से भी ज्यादा हैं। मोदी सरकार के पहले चरण में अच्छे दिन के नारे के साथ 2 करोड़ नौकरियां हर साल देने का वादा किया गया था। हालांकि ये हासिल हो नहीं पाया। कौशल विकास और मुद्रा योजना के तहत कर्ज उपलब्ध कराने को रोजगार बताया गया। नोटबंदी और जीएसटी की वजह से परेशानियां और ज्यादा बढ़ी। इस साल जनवरी में सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी की रिपोर्ट चौंका देने वाली है। इसके मुताबिक 2016 में नोटबंदी, 2017 जीएसटी रूल आउट के साइड इफेक्ट की वजह से 2018 में करीब 1 करोड़ से ज्यादा नौकरियां खत्म हो गई हैं। NSSO के लीक हुए आंकड़ों के मुताबिक 2018 में औसत बेरोजगारी दर 6.1% रहा। साप्ताहिक और मासिक बेरोजगारी दर पिछले कई महीनों से 7% के आसपास है, जबकि हर साल जॉब मार्केट में 1.2 करोड़ लोग प्रवेश करते हैं, जिनमें से केवल 47.5 लाख लोगों को ही नौकरी मिल पाती है। ऐसे में नोटबंदी और जीएसटी से खत्म हुई 1 करोड़ नौकरियों को भरना भी बेहद मुश्किल होगा, जबकि नए बेरोजगार युवकों को सपने पूरा करने के अवसर देना असंभव सा नजर आ रहा है। इसके साथ ही अर्थव्यवस्था में भयावह मंदी के संकेत मिल रहे हैं। अर्थव्यवस्था में मंदी। हालत यह है कि कम मुद्रास्फीति के बावजूद निजी खपत और निवेश धीमा हो गया है। ऑटोमोबाइल बिक्री, रेल माल, घरेलू हवाई यातायात, पेट्रोलियम उत्पादों की खपत और आयात के आंकड़े खपत में मंदी के संकेत दे रहे हैं। सरकार जीडीपी की दर थामने में सफल रही है, लेकिन हालात उतने अच्छे नहीं हैं। इस साल तेल आयात में 3.5% की वृद्धि होने का अनुमान है। हमें अपनी तेल की जरूरतों का 80% से ज्यादा आयात करना पड़ता है। ऐसे में तेल का आयात कम होने से मांग और खपत में सुस्ती रहने का खतरा है। वर्ष 2018 की शुरुआत में सुधार के बाद अर्थव्यवस्था में फिर वित्त वर्ष 2018-19 की तीसरी तिमाही में सुस्ती नजर आ रही है। सकल घरेलू उत्पाद विकास दर घटकर 6.6% पर आ गया है। अर्थव्यवस्था में आई सुस्ती के कारण वित्त वर्ष 2019 में आर्थिक विकास दर अनुमान है 7.2% से घटाकर 7% कर दिया गया। वहीं अगर खाड़ी देशों में तनाव के कारण कच्चे तेल के दाम में उछाल आता है तो इससे देश की अर्थव्यवस्था की रफ्तार और सुस्त पड़ सकती है। अगर अन्य आयात पर नजर डालें तो तेल, सोना और चांदी को छोड़कर प्रमुख जरूरी वस्तुओं का आयात गिरा है। उपभोक्ता मांग में गिरावट से आयात भी कम हुआ है। अर्थव्यवस्था में निजी निवेश कम हुआ है। सरकार अपनी तरफ से निवेश कर रही है। आरबीआई ब्याज दरों में कटौती कर मांग बढ़ाने की कोशिशें की जा रही हैं। निर्यात को बढ़ावा देना। 2018-2019 में निर्यात की भागीदारी कुल जीडीपी का 12.09% रही। वहीं 2004-2005 में ये 11.78% थी। यानी पिछले 15 बरस में निर्यात में बहुत बढ़ोतरी नहीं हो पाई। आरबीआई के मुताबिक भारत का निर्यात श्रम आधारित अधिक है, इसलिए कौशल उन्मुख निर्यात में प्रदर्शन बहुत अच्छा नहीं है और इसके लिए सरकार को श्रम सुधार पर जोर देना होगा। खरीदारी बढ़ाना। लेकिन खरीदारी बढ़ाने के लिए नौकरी रोजगार में सुरक्षा का विश्वास दिलाना होगा। रियल एस्टेट में सुस्ती के बाद अब ऑटो सेक्टर भी बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। गाड़ियों की बिक्री अप्रैल महीने में 7.5 के निचले स्तर पर पहुंच गई है। भारतीय वाहन निर्माताओं के संगठन सियाल, दोपहिया समेत सभी वाहनों में अप्रैल में बिक्री में गिरावट दर्ज की गई। तकलीफ की बात तो ये भी है कि शहर के साथ साथ ग्रामीण एरिया में भी वाहनों की मांग में कमी आई है। सरकारी बैंकों और NBFC की हालत में सुधार। सबसे बड़ी चुनौती बैंकिंग क्षेत्र में सुधार की है। 31 दिसंबर 2018 तक सरकारी बैंकों का फंसा कर्ज 8.64 खरब रुपए तक पहुंच गया था। कई बैंकों का लगातार घाटा पूरे सेक्टर के लिए अशुभ संकेत दे रहा है। IL&FC संकट से गैर बैंकिंग क्षेत्र की भी हालत नाजुक है। सरकार खुद पूंजी डाल रही है, लेकिन वो नाकाफी है। बैंकों की वित्तीय स्थिति कमजोर होने से मांग का बढ़ना मुश्किल साबित होगा। बैंक देश में लोन की जरूरत को पूरा नहीं कर पाएंगे। ऐसे में अर्थव्यवस्था में खुशहाली नजर आना मुश्किल है। खस्ताहाल सरकारी कंपनियां। देश के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के लगातार घाटे से भी सरकार की मुश्किलें बढ़ रही हैं।
इस वक्त देश में 339 PSU हैं और इनमें ज्यादातर घाटे में हैं। इन्हें मुनाफे में लाना मुश्किल तो है ही, बेचना या विनिवेश करने पर हंगामा हो सकता है। इसके अलावा सरकार को अल्पसंख्यकों का दिल जीतना होगा। हिंदू संगठनों के नाम पर असामाजिक तत्वों के उत्पाद को रोककर सबका साथ सबका विश्वास अर्जित करना भी चुनौती से कम नहीं है। वहीं आतंकवाद और पाकिस्तान के मामले में भी सभी को सरकार से कड़े फैसलों की अपेक्षा रहेगी। पाकिस्तान को शपथ ग्रहण में न बुलाकर इस अपेक्षा को बढ़ा दिया गया है। अयोध्या विवाद का हल भी इसी चरण में पूरा करने की मांग जोर पकड़ेगी। सरकार को इसे भी मद्देनजर रखना होगा। तो राष्ट्रवाद के नाम पर मिले वोट सरकार के लिए जम्मू कश्मीर से धारा 35A हटाने के लिए दबाव का काम करेंगे। इस दिशा में भी सरकार को किसी मुकाम तक पहुंचना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। इसी बीच मोदी सरकार के शपथ लेने के साथ ही अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर एक बुरी खबर आ गई है। वित्त वर्ष 2018-19 की चौथी तिमाही में देश के आर्थिक विकास दर घटकर 6% से भी नीचा चला गया है। आंकड़ों के मुताबिक जनवरी से मार्च की तिमाही में देश का सकल घरेलू उत्पाद यानी GDP महज 5.8% यानी 5.8% की दर से बढ़ा है। उधर लेबर सर्वे के मुताबिक पिछले वित्त वर्ष में देश में बेरोजगारी की दर 6.1% रही है। आपको बता दें कि जनवरी महीने में ही ये आंकड़ा लीक हुआ था और तब कहा गया था कि देश में बेरोजगारी का आंकड़ा वर्ष 1972-73 के बाद पहली बार इतनी ऊंचाई को छू लिया है। तो यहाँ पर आपको बता दें, जैसा कि अभी हम चर्चा कर ही रहे थे कि NSSO का डेटा जो लीक हुआ था, तो आज मोदी सरकार के दूसरे चरण में जो चुनौतियां हैं, जो पहले से ज़्यादा बड़ी और ज़्यादा भयंकर रूप में सामने आ रही हैं, और धन्यवाद दिया जाए इस सरकार का जो इतने निष्पक्ष ढंग से, पारदर्शी रूप से जिस डेटा को पहले गलत बता रही थी, जिन आंकड़ों को पहले गलत बताया जा रहा था, आज उसको औपचारिक तौर पर जारी कर दिया गया है। तो इन चुनौतियों को लेकर देखिए, अब हमारे देश के प्रधानमंत्री दूसरी बार इतने बड़े जनादेश के साथ है और एक मंत्रिमंडल गठित हो गया है। 100 दिनों के संकल्प पर काम चल रहा है और निस्संदेह जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि वो कुछ बड़ा करने आए, तो एक सकारात्मक रूप से, सकारात्मक आलोचना के नज़रिए से हम लोग इस पर चर्चा करना चाहेंगे। और बेबाक बहस में इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ बीजेपी के नेता अशोक ठाकुर जी हैं, वो हमारे साथ हैं। हमारे साथ आर्थिक मामलों के जानकार राकेश कुमार सिंह जी हैं, वो भी हमें इस मामले में मार्गदर्शन करेंगे। और वहीं गवर्नेंस के मामलों के जानकार, प्रशासनिक मामलों के जानकार राहुल लाल जी भी हैं, उनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे कि ये सारी समस्याओं को किस तरीके से आसानी से हल किया जा सकेगा या फिर इस बार भी हवाई रह जाएगा। और इन सारी चीज़ों पर एक आलोचनात्मक टिप्पणी देने के लिए वरिष्ठ पत्रकार कुमार अमिताभ जी भी हमारे साथ हैं। तो सबसे पहले हम इसमें स्पष्टीकरण लेना चाहेंगे ठाकुर साहब से। ठाकुर साहब, ये डेटा आज आपने लीक किया, तो पहले आप गलत थे या आज आप गलत थे? कृपया इसको बताएंगे आप। देखिए, ना हम पहले गलत थे ना आप गलत थे। यानी तब भी सही थे जब लीक हुआ था, तब आपने इसको झुठलाया था, आज आपने इसे औपचारिक रूप से जारी कर दिया। मैं फिर से कह रहा हूँ, हम तब भी सही थे और अब भी सही हैं। आपकी जानकारी के लिए बताता हूँ, अगर आप पढ़ेंगे तो अक्टूबर 2018 के जो द बायर अखबार था, उसका जो लेख है उसमें स्पष्ट रूप से लिखा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो सांख्यिकी विभाग था उससे खुद आग्रह किया था कि इस देश के अंदर रोजगार और बेरोजगारी दोनों के आंकड़े जारी होने चाहिए। और लगातार सांख्यिकी के जो प्रमुख थे वो कहीं ना कहीं इस पर काम नहीं कर रहे थे, तो खुद प्रधानमंत्री जी को हस्तक्षेप करना पड़ा था। तो इसमें सरकार को यहाँ कोई भागने की आवश्यकता नहीं है। सरकार तो चाहती है कि देश के सामने सही आंकड़े आएँ, लेकिन उसमें सबसे बड़ी बात ये थी कि उस विभाग के जो प्रमुख थे, जो चेयरमैन थे, उन्होंने अपने दायित्व का निर्वहन न कर उन्होंने आधी अधूरी जानकारियों को बाहर करने नहीं, ठीक बात है ठाकुर साहब। आज हम आपके साथ सकारात्मक रचनात्मक चर्चा के लिए जुड़े हैं, तो इसके लिए हम राकेश जी से ही पूछ लेते हैं कि आखिर क्या मसला है भाई, कहाँ कौन सी राजनीतिक मजबूरियां रही या क्या परिस्थिति। तो राकेश जी थोड़ा इस दिशा में। देखिए, जहाँ तक इन आंकड़ों का सवाल है जो आए है, ये पीछे भी उठाता
कि इकोनॉमिक स्लो डाउन जा रहा है और अनएम्प्लॉयमेंट एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, और इस पर मीडिया ने भी और डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज़ ने भी इस पर सवाल उठाए थे। लेकिन सरकार ने NSSO के आंकड़े जारी नहीं किए थे, लेकिन आज जारी किए हैं। ये डेफिनेटली एक पॉलिटिकल डिसीजन था, क्योंकि इलेक्शन आ रहे थे। इलेक्शन के टाइम पर सरकार कोई भी डाटा जो कि डिप्रेशन को लाए जनता के बीच में, एक नकारात्मक सोच को डेवलप करे, सरकार ने ऐसे आंकड़े प्रकाशित नहीं किए और जनता से इस बारे में नहीं बताया। आज बताया है क्योंकि आज नई सरकार बनी है और नई सरकार ने इस आंकड़ों को बता के एक पॉजिटिव साइन भी दिया। सरकार ने कहा कि स्थिति ये है कि अनएम्प्लॉयमेंट इतना है और हमारी GDP रेट ये बढ़ रही है, इस पे अब हम आगे कार्य करेंगे। तो हमें तो उम्मीद है कि सरकार इस पे आगे कार्य करेंगे। देखिए, इंडिया को इस समय भारत जो है इकोनॉमिक क्राइसिस के दौर से गुजर रहा है। इस समय थोड़ी सी लिक्विडिटी क्राइसिस है, NBFC के साथ लिक्विडिटी क्राइसिस। आपकी इतनी बढ़िया रिपोर्ट अभी मैंने देखी और उस रिपोर्ट में सब कुछ आपने क्रिस्टल क्लियर कर दिया। 8.64 के आपने उसके करोड़ के बैड डेट्स लोन्स दिखाए, NPA लोन दिखाए बैंकों के। NBFC में लिक्विडिटी क्राइसिस है, तो मनी सप्लाई एक प्रॉब्लम है। दूसरे, अभी आपने रूरल स्ट्रेस पर बड़ी अच्छी बात कही कि जो होलसेल प्राइस इंडेक्स है वो डाउन आ रहा है। तो हमारा जो किसान है, हमें तो लग रहा है कि इन्फ्लेशन नहीं हो रहा, लेकिन साथ साथ हमारे किसान जिसके कि 2022 में डबल आमदनी करनी है, उसकी आमदनी पर कहीं प्रभाव पड़ रहा, उसका कुछ नुकसान हो रहा। तो आज नई सरकार है, एक सबको सकारात्मक सोच रखनी चाहिए कि सरकार आज बैठी है, पहली मीटिंग ली है और सरकार इस पर कार्य करेगी। मेरा तो केवल ये कि कहना है कि जितनी भी समस्याएं हैं इकोनॉमिक की, इस समय सब प्रॉब्लम, सोशल प्रॉब्लम है, पॉवर्टी है सबसे बड़ी, हमारी पॉपुलेशन एक प्रॉब्लम है, इलिटरेसी प्रॉब्लम है, जो हमारी क्या नाम नॉन कम्युनिकेबल डिसीज से डेथ हो रही हैं, जो हमारे ड्रिंकिंग वाटर की फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, ये सब समस्याएं हैं। जी, विषयवार हम चीज़ों को लेते हुए चले तो और बेहतर होगा, ताकि इस मैं इसमें जो बात कहना चाह रहा हूँ, ये सब बातें सरकार को मालूम हैं और सरकार को इसका उपाय भी मालूम है, लेकिन उसको क्रियान्वयन करने के लिए सरकार को एक नीति बनाने की जरूरत है, जिसकी आवश्यकता होगी कि जो भी नीति बनाए उसका एग्जीक्यूशन लेटर एंड स्पिरिट में हो। तो ये जो आज जो सरकार आंकड़े प्रकाशित हुए हैं, ये शो करता है कि इकोनॉमिक परफॉर्मेंस ठीक नहीं थी और सरकार ने जो आंकड़े प्रकाशित नहीं किए थे, इसके पीछे पॉलिटिकल रीजन थे, कोई और रीजन नहीं था। यहाँ राहुल जी हमारे गवर्नेंस के मामलों के जानकार हैं, तो मुझे महाभारत का प्रसंग याद आता है, जब अश्वत्थामा हतो नरो व कुंजरो, तो उसमें नरो को जोर से बोला गया था और कुंजर यानी हाथी को धीमे से। तो इस तरीके का जो सत्यभाषी मोदी मंत्रिमंडल पिछला रहा है, जिसने इस पूरे आंकड़े को छिपाने की कोशिश की। राहुल जी, यहाँ तो गुड गवर्नेंस और प्रशासन के नाम पर मोदी जी गुजरात मॉडल लेके आए थे, उसमें क्या इस तरीके से आंकड़ों को छिपाना भी एक गुड गवर्नेंस का हिस्सा रहा है क्या? क्या इसको देश आर्थिक संकट से गुजर रहा समझ में आता है, लेकिन क्या जानकारी के स्तर पर, सूचना के स्तर पर इस तरीके की चीज़ों को छिपाना लोकतंत्र के साथ धोखा नहीं लगता आपको? देखिए, ये तो जो अभी दो आंकड़े आए हैं, विशेषकर इसमें सबसे ज़्यादा तो जो 6.1 जो बेरोजगारी के आंकड़े हैं, तो वो बिल्कुल वही आंकड़े हैं जिसको लेके जनवरी से बिल्कुल पूरे देश भर में हल्ला हंगामा मचा हुआ है और उसमें सरकार इसको मानने के लिए तैयार नहीं थी। तो सूचनाएं लोगों को मिलनी चाहिए, लेकिन स्पष्ट है कि राजनीतिक कारणों से उस समय इस सूचना को जो है कि स्वीकार नहीं किया गया। तो ऐसे में अब एक तरह से ये तो सरकार का एक आलोचनात्मक पक्ष है, लेकिन जैसा आपने कहा कि आज सकारात्मक रूप से ही देखा जाए, वो सूचना उसमें मिलती ज़्यादा बेहतर होता। लेकिन कहीं ना कहीं आज जब मंत्रिमंडल की पहली बैठक हो रही है, तो सरकार के लिए ये बिल्कुल एक क्रिस्टल क्लियर मामला है कि आज उनको शुरुआत किस जगह से करनी है, उनकी यात्रा कहाँ से शुरू होनी है। ये चुनौती जो है वो कई सेक्टर्स में चुनौती काफ़ी गंभीर है। मैं बार बार कहता रहा हूँ, जैसे कि एग्रीकल्चर का ही मामला है, निर्यात का मामला है, ये बिल्कुल ही इस मामलों में जो प्रदर्शन होना चाहिए था, और इसमें कोई एक सरकार तो मैं नहीं कहूँगा, एक लंबे पीरियड से जो पूरा मामला बिगड़ा है। जैसे कि मान लीजिए एक कृषि में 4% का ग्रोथ रेट, एक लंबे समय से ये डिमांड रहा है, वो पिछली सरकारें भी नहीं कर रही थी। राहुल जी, हम किसानों के मुद्दे पर भी आएंगे, हमारे साथ किसान नेता पवन खटाना जी भी जोड़ने मैं केवल एक बता रहा हूँ एक कि हमारे गवर्नेंस में कहाँ पे समस्याएं आई हैं इसमें। जैसे कि अब अभी काफ़ी अच्छे उस रिपोर्ट में हम लोगों ने देखा भी कि निर्यात के मामले को लेके था। एक तो जो हमारे यहाँ पे स्थिति बनी कि एक तो जो आप अनएम्प्लॉयमेंट दिखा रहे हैं, तो अनएम्प्लॉयमेंट अपने आप में इतना बड़ा गहरा सा रहा है। मंदी आंतरिक तौर पे तो देश में मंदी है ही, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी इस समय जो है कि हम लोग एक तरह से अपने निर्यात का संवर्धन नहीं कर पा रहे हैं, निर्यातों में वृद्धि नहीं कर पा रहे हैं। तो जो हमारा डिमांड और सप्लाई का जो पूरा स्थिति है, वो एक तरह से वो हमारा वो पूरा चैन जो है वो टूट रहा है। तो इसमें एक तरह से सरकार के पास ये महत्वपूर्ण चीज़ है कि वो एक तरह से आंतरिक तौर पे इसको गति प्रदान करे
और वाह्य तौर पे हम लोगों को कुछ मार्केट ढूंढने पड़ेंगे। देखिए चीन अमेरिका का जो ट्रेड वार है, उस ट्रेड वार के कारण अब कई तरह के जो परंपरागत हम लोग यूरोप के संबंधित मार्केट थे, अमेरिका के मार्केट थे, वो मार्केट हमारे डिस्टर्ब भी हुए। तो ऐसे में हम लोगों के पास वहाँ पे भी एक वैकल्पिक मार्केट की खोज हमें करनी होगी, और वो है भी, जैसे कि हम लोग उस सेक्टर में हम लोग आसियान के क्षेत्र को देख सकते हैं, या फिर जो है कि फोकस अफ्रीका के तरफ हम लोग और उसको और ज़्यादा अफ्रीका के तरफ भी हम लोग जा सकते हैं। दक्षिण अमेरिका के महादेशों के तरफ जो उधर वाले देश हैं, ब्राज़ील और अर्जेंटीना वगैरह में। राहुल जी हाँ। हम लोग बहुत लगता है रोमांटिक बातें कर रहे हैं, क्योंकि मेक इन इंडिया का जो हश्र हुआ देश में और तमाम स्थितियां बनी पिछले 5 साल में, वो हम लोगों ने देखी है, और आगे के लिए फिर भी सपना देखना हमारी मजबूरी है, क्योंकि हम लोग लोकतंत्र में भरोसा करते हैं। नहीं, मैं उसी में जैसे अब मान के चलिए कि एक उदाहरण में आपने कहा तो एक बड़ा शानदार सा चीज़ है, जैसे कि हम लोग का टेक्सटाइल जो है कि वो दूसरा सबसे ज़्यादा रोजगार देने वाला था, क्योंकि रोजगार का मामला है इस समय। अभी इस समय स्थिति क्या है कि हम लोग को टेक्सटाइल में चुनौती बांग्लादेश से काफ़ी चुनौती मिल रही है, उसकी स्थिति हम लोग नेगेटिव में जा रहे हैं। बांग्लादेश, श्रीलंका, वियतनाम, और वो बिल्कुल उसमें उनका निर्यात काफ़ी तेज़ी से जा रहा है। तो एक तरह से जो टेक्सटाइल का सेक्टर जो जीएसटी नोटबंदी के बाद से जो वो पीछे गया है, तो वो अभी उठा नहीं है। वो एग्रीकल्चर के बाद सेकंड लार्जेस्ट वाला था। तो हम लोगों को अगर हम लोग बांग्लादेश के मॉडल को लेंगे, अब हम लोग इतना तो है कि अगर बांग्लादेश अपने मॉडल को सुधार सकता है, तो ये हमारी भारत जैसे देश में ये सामर्थ्य और ताकत है, ये मैं पूरी तरह से मान के चलता हूँ। ज़रूरत है उसको काफ़ी प्रोफेशनल ढंग से उसको अपलिफ्टिंग करने की जरूरत है। लेकिन राजनीतिक इच्छा शक्ति का अभाव नजर आता है। मैं अमिताभ भाई से जानना चाहूँगा, अमिताभ भाई 45 साल में सबसे न्यूनतम स्तर पर है रोजगार की स्थिति। आप ये देख रहे हैं बेरोजगारी का संकट जो है 45 साल में सबसे न्यूनतम है, और 125 करोड़ की वो 130 करोड़ की जनता में 67% हिस्सा जो है वो समझिए 15 से 64 वर्ष के लोगों का है, और उसमें भी 50% लोग नौकरियां ढूंढ रहे हैं। क्या आपको लगता है कि हमारे पास अभी संसाधन इतने हैं कि हम इस सपने को पूरा कर सकें, जो 2 करोड़ की नौकरियां मोदी जी ने पिछली बार वादा किया था, जिसका जिक्र 2019 के चुनाव प्रचार में नहीं हुआ? तो क्या अमिताभ जी, क्या आप अपेक्षा कर सकते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी उस जनता के उस सपने को साकार कर पाएंगे? देखिए, इस मसले पर मेरी राय थोड़ी अलग दृष्टि से मैं रखना चाहूँगा। यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा, रोज़गार का जैसे मसला होता है जिसको नौकरी केवल हम समझ रहे होते हैं। भारत देश वो देश है जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर चलता रहा है। अगर आप पिछले कुछ 100 सालों को आप देखें या 1000 सालों को आप देखें, तो यह देश ऐसा था जिसका हर गांव अपने आप में पूरी इकोनॉमी हुआ करती थी। 1960, 70, 80 तक का दशक, 70-80 के दशक में हम चीज़ों को समझने लगे थे, और हम देख रहे थे जमशेदपुर में जैसे हम रहते थे तो टाटा कंपनी या कोई और कंपनियां होती थी, उनको लोगों की कमी हुआ करती थी। गाँवों से लोगों को पकड़ कर लाया जाता था और वो भाग जाते थे, क्योंकि उनको अपने गाँव में अपने आर्थिक स्थिति उनकी ठीक रहा करती थी, रहने खाने की व्यवस्था पूरी रहा करती थी, नौकरी की उनको ज़रूरत नहीं हुआ करती थी, ऐसा लगता था। 80 के बाद से अचानक केवल नौकरी की तरफ लोगों को जो भागना जो लोगों का शुरू हुआ है, और नौकरी ही अर्थव्यवस्था का परिचायक है कि बेहतर अर्थव्यवस्था है, ऐसी जो समझ पैदा हुई, मुझे लगता है उसकी वजह से ये बड़ी मुसीबत हमें दिख रही है, लग रही है। आर्थिक उदारीकरण के बाद और ज़्यादा इसका आर्थिक उदारीकरण के बाद और ज़्यादा हो गया, उस दृष्टि में हम चले गए। जबकि अगर आप देखें तो आज भी हमारे पास गाँव में बहुत काम है, जबकि हो क्या रहा है कि गाँव से सारे लोग उठ के आके शहर में बस गए हैं। ज़्यादातर लोग बिल्कुल अकुशल हैं, बहुत कम उनके पास माने कुशल लोग उसमें हैं, उन सबको नौकरी चाहिए। जबकि गांव में अपने आप बहुत सारा काम है जो नहीं कर रहे हैं, जो किया जा सकता है। आप छोटा सा मसला उठा लीजिए, जिसमें कि आपको मैं बताऊं कि कृषि का जो क्षेत्र है उसमें फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में इतनी संभावनाएं हैं। सरकार अगर चाहे तो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री को अगर प्रोत्साहन देती है, आपको जान के आश्चर्य होगा कि 40,000 करोड़ से ज़्यादा रुपए का फल और सब्जी हमारा हर साल बर्बाद हो जाता है, क्योंकि हमने फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री को प्रॉपर स्थान नहीं दिया है।
और वो गांव में उसको बहुत ज़्यादा कुछ बिजली की भी ज़रूरत नहीं है। अब तो बिजली भी गांव में पहुंच गई है। नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर की आवश्यकता है, कोल्ड स्टोरेज की आवश्यकता है, वो इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं बना है ग्रामीण क्षेत्र में। देखिए, आपको बता दूं मैं कि सड़कें अब अच्छी हो रही हैं, बिजली गांव में पहुंच रही हैं। अब जो सबसे ज़्यादा ज़रूरत है कोल्ड स्टोरेज की, कोल्ड स्टोरेज का विस्तार बहुत ज़रूरी है जगह जगह पे, और ट्रांसपोर्ट की सुविधा किसानों को देने के लिए इंटीग्रेटेड ट्रांसपोर्ट सिस्टम कुछ ऐसा हो कि किसान को भागना ना पड़े, वो गांव से ही अपनी बुकिंग कर दे और उसका जो भी सामान है वो बिक जाए, निकल जाए वहाँ से, दूसरे लोग उसको लेकर चले जाएं। तो इस सेक्टर में बहुत संभावनाएं हैं। तो ठाकुर साहब, क्या आपकी सरकार इस साल 2 करोड़ नौकरियां सृजित कर देगी? मैं आपको शुभकामनाएं अभी से देना चाह रहा हूं, तो कृपया बताएं कि वो सपना पूरा होगा, वो वादा पूरा होगा, वो वचन पूरा होगा मोदी जी का इस वर्ष? देखिए, सबसे पहले तो आपने बेरोजगारी की बात करी, और इसको एक समस्या के रूप में जब हम देखते हैं तो हम अगर केवल इसको एक छोटे समय के आधार पर अगर इसका आकलन करें, विश्लेषण करें, तो मुझे लगता है इसके साथ न्याय नहीं होगा। हमारे देश के अंदर अगर 50% युवा रोजगार ढूंढ रहे हैं तो उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि पिछले दिनों में जो हमारी शिक्षा नीति रही यूपीए गवर्नमेंट के टाइम में, तो उस समय एक ऐसी शिक्षा नीति बनाई गई कि बच्चा स्कूल में जाए ना जाए, लेकिन उसको जो है वो पास होने का सर्टिफिकेट दे दिया जाए। नहीं, देखिए ठाकुर साहब, मैं आपसे निवेदन करूंगा, सुन लीजिए कि यूपीए का नहीं, आपके 5 वर्ष नहीं, मैं वो समय चुनाव का निकल गया कि पिछले 70-75 वर्षों में यूपीए ने ये किया था, इसलिए हम ये नहीं कर पाए। ये कोई बहुत अच्छा एक्सक्यूज नहीं है, वो नहीं, बहुत स्पष्ट दलील नहीं है। मेरा ये आपसे पूछना है, क्या आप मानते हैं जीएसटी नोटबंदी के बाद बाजार पर असर पड़ा? ये जो आंकड़े देख रहे हैं 2017 के, क्या ये सही है? तो ये क्या फैसला आपका गलत नहीं था जिससे रोजगार पर असर पड़ा, एमएसएमई और अनऑर्गेनाइज सेक्टर बर्बाद हो गए, तबाह हो गए? इसके लिए कब आप माफी मांगेंगे? आप स्पष्ट बताइए। आप यूपीए पे मत जाइए, अब आप देश की जिम्मेदारी 10 वर्ष आप संभालने जा रहे हैं। नहीं, आप किसी के किए हुए पाप को किसी के ऊपर थोप नहीं सकते। तो फिर आप क्यों, आप तो राजनीति में आए हैं, मैं फिर कह रहा हूं, क्या ये परिस्थितियां जानते अगर नहीं आप कि यूपीए ने क्या किया देश अगर के आप साथ? बेरोजगारी की समस्या को अगर एक छोटे 2-3 साल वर्ष के अंतराल पर अगर उसका आकलन करेंगे तो आप उसका हल नहीं ढूंढ पाएंगे। अगर आप वास्तव में गंभीर हैं और इसका चिंतन कर रहे हैं और इसका हल कर रहे हैं तो इसकी मूल आपको जो 10 समस्या वर्ष है, दे दिए, आप 10 आप वर्ष मुझे दे बताइए, दिए। आप 6ठे वर्ष में हम आपसे रोजगार मांग रहे हैं। 20 करोड़ लोगों को जो आप सर्टिफिकेट पकड़ा देंगे और उनके पास ना स्किल है ना समझ है, स्किल डेवलपमेंट में आपने आप क्या क्या किया कि रोजगार आपको देंगे? मंत्री बदलना पड़ा? नहीं, आप क्या रोजगार देंगे? स्किल डेवलपमेंट में आपको क्या, आपने क्या हासिल किया कि आपको बदलना पड़ा? ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट लेकर एक बच्चा घूम रहा है, उसके पास 5वीं कक्षा और 6वीं कक्षा अशोक जी, अब वो समय हमारा चला गया, स्किल नहीं है। मैं यहाँ पर पूछना चाहूंगा सिंह साहब से। सिंह साहब, एक मिनट, मेरी बात पूरी होने दीजिए। आप अगर पूरी नहीं होगी तो दिक्कत होगी। नहीं बताया। दूसरी बात, आप जो बार बार बेरोजगारी की बात कर रहे हैं, मैं पूछना चाहता हूं, अगर पिछले 5 वर्ष में नरेंद्र मोदी सरकार के कार्यकाल के अंदर जो काम हुए, अगर उनका आप विस्तार देखेंगे तो कहीं ना कहीं रोजगार के आंकड़ों के साथ वो न्याय नहीं किया जा रहा। अगर रोड इंफ्रास्ट्रक्चर 3 गुना ज़्यादा गति से बढ़ रहा है, अगर 2.5 करोड़ घरों तक बिजली पहुंच रही है, 18,500 गांवों तक बिजली पहुंच रही है, 10 करोड़, एक मिनट सुन लीजिए, अशोक जी, ये कतई तार्किक बातें नहीं है, मुझे बताइए, ये भक्त शैली की चर्चाएं हैं। मैं इसको अर्थशास्त्र के तर्क पे ले जाना चाहता हूँ। राकेश जी आपको समझा पाएंगे? नहीं, मेरी पूरी बात होने दीजिए आप, फिर मैं उनकी बात भी सुनने को तैयार हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर ब्रॉडबैंड कनेक्शन 1,16,000 गांवों तक जाता है, 1.5 करोड़ नए मकान बनते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होता है, रेलवे का विस्तार हो रहा है, रेलवे का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रहा है, ये क्या इन सब कामों में लोग नहीं लग रहे हैं क्या? यूपीए सरकार से 3 से 4 गुना, आपने आंकड़े क्यों छिपाए? ये पहला मौका था 5 वर्ष में जब किसी सरकार ने आंकड़े छिपाए, आखिरी 2 वर्ष आंकड़े छिपाए। तो आपको इस तरीके से पर्दे के महीने के अंदर प्रधानमंत्री जी ने खुद हस्तक्षेप करके कहा कि रोजगार के आंकड़े जारी होने चाहिए जो लंबे समय से नहीं हो रहे थे। कब? चुनाव के उपरांत, 2018 में, चुनाव के उपरांत, ताकि जनमत को प्रभावित कर सके, ताकि लोगों के लोकतंत्र से छेड़छाड़ की जा सके। अक्टूबर 2018 में, अशोक जी इसमें सहमत नहीं है। 2018 में आप पढ़िए संदर्भ, मैं वैसे नहीं बोल रहा हूं, मैं डेट भी बताऊंगा, अखबार का नाम भी बताऊंगा और प्रधानमंत्री ने किस कार्यक्रम में ये कहा वो भी बताऊंगा आपको।
मेरा कहना यह है कि प्रधानमंत्री की बात नहीं मानी, इसलिए की गवर्नेंस मामलों के जानकार जो हमारे राहुल जी हैं, और राहुल जी बताएंगे कि प्रधानमंत्री की मंशा क्या है के अनुसार न जाकर जो है मैं इसमें एक चीज में जो वो एक सनसनी फैलाने के लिए कुछ आंकड़े जारी किए जो गलत। ठाकुर जी एक तर्क रख रहे हैं कि एक तरह से सड़कों के निर्माण की गति धीमी हुई, ये सही है कि मैं बता रहा हूँ कि अब, लेकिन उसको हम लोग रोजगार से नहीं जोड़ सकते, क्योंकि सड़क पहले 12 किलोमीटर पर डे NH बन रहे थे और अब वो 27 किलोमीटर बने हैं पिछले 5 वर्ष के दरमियान में। लेकिन इस दरमियान में पूरा का पूरा आधुनिकीकरण की प्रक्रिया काफ़ी तेज हुई है, मशीनीकरण की प्रक्रिया काफ़ी ज़्यादा आई है उसमें। तो अब एक तरह से हम लोगों को मशीन को हैंडल करने वाले लोगों की ज़रूरत पड़ रही है उसमें। तो वो जो पहले इंटेंसिव लेबर यूनिट की जो लेबर्स की ज़रूरत पड़ती थी वो आज उसमें नहीं पड़ रही है। इसलिए वो जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं उसको हम लोग सीधे सीधे नहीं देख सकते। और ये आंकड़े सीधे सीधे सरकार के ही आंकड़े हैं, ये कोई कहीं से आया तो है नहीं। आज वो आंकड़े 6.1 का आया है। उसमें एक चीज ऐड करना चाहता हूँ, आपने बहुत अच्छी बात कही। मैं आपको ऐसे नेशनल हाईवे रोड बताऊंगा जिनका काम नहीं हो रहा है क्योंकि वहां पर एम्प्लॉयमेंट रोजगार मजदूर नहीं मिल रहा है। मैं आपको आप देखिए, आप उठाइए इसका कारण क्या है ना, उसका कारण यही है। नहीं, एक मिनट मैं आपको दूर कर दूं आपके प्रश्न का जवाब। देखिए उसकी समस्या क्या है कि जो अब चूंकि मॉडर्न टेक्नोलॉजी से सड़कें बन रही है, आधुनिकीकरण हुआ है, तो उसमें अब स्किल लेबर की जरूरत है। हाँ, तो अब हम लोगों के पास समस्या मेरा सवाल उठाया था, जो देश के साथ 10 साल धोखा किया गया, देश के युवा को बरगलाया गया और उसको एक सर्टिफिकेट पकड़ा दिया आपने। इतनी बड़ा गैप जो था उसको पूरा करने के लिए कुछ समय चाहिए और हमारी सरकार सही दिशा में काम कर रही है। तो आपने 2014 के समय ही 2014 में शपथ लेते ही आपने 2024 तक की बात की थी और भावुक जनता ने आपको वो मैंडेट दे दिया। राकेश जी, मैं ये पूछना चाहूंगा, राकेश जी, जैसे रोजगार के मामले में कहा जाता है कि मुद्रा योजना के माध्यम से हमने इतने 1000 करोड़ रुपए लोन के दिए, लेकिन जब इसकी बात की आप पड़ताल पर जाएंगे तब आपको पता चलेगा कि 90% लोन मैक्सिमम 50,000 की रेंज तक दिए गए। एक आदमी के जीवन यापन या संपूर्ण जीवन के लिए वो 50,000 रुपए क्या सीड कैपिटल, क्या एक रोजगार के बराबर माना जाना चाहिए? राकेश जी, आप आर्थिक मामलों के जानकार हैं, थोड़ा इसमें हमारा। देखिए साहब, पहले तो मैं ये बात कहूँ, अशोक ठाकुर जी को ये कहने की जरूरत नहीं है कि सरकार ने अच्छा काम किया। सरकार ने बहुत ही अच्छा काम किया, इतना बढ़िया काम किया, तभी तो प्रचंड बहुमत मिला। अगर ये प्रचंड बहुमत आपके काम का परिणाम जनता ने दे दिया तो इसमें कोई शक कहने की और कोई तारीफ करने की ज़रूरत नहीं है कि आपने काम अच्छा किया, आपको रिजल्ट बहुत अच्छा मिल गया। वो सवाल ख़त्म हो गया, वो चैप्टर क्लोज हो गया। चैप्टर आज से शुरू हो रहा है, चैप्टर आज से शुरू हुआ। पहली बात, हमारी नई सरकार को बहुत शुभकामनाएं। हमें सरकार की मंशा पर कोई शक नहीं है, हम सरकार की सही बात मानते हैं। जहाँ तक रोजगार और बेरोजगार का सवाल इन्होंने मुझसे पूछा, क्या मुद्रा योजना में 50,000 देना सफिशिएंट है? मेरा ये कहना है इस तरह की मुद्रा स्कीम लाना आवश्यक है, ज़रूरी है। इनका एक पॉजिटिव रोल होता है कि ये आवाम में, समाज में जो रोष उत्पन्न होने की जो संभावना होती है उसको कंट्रोल करता, कुछ लोगों को रिलीफ देता है, लेकिन ये सफिशिएंट नहीं होता और कार्य करने की ज़रूरत है। दूसरी बात, अभी हमारे साथी अमिताभ जी भी कह रहे थे कि पीछे क्या होता है। देखिए, 2 बात सुनिए, पहले जनरेशन 40 साल में बदलती थी, आज 10 साल में बदल जाती है। बहुत अच्छी बात हमारे राहुल जी ने कही कि टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन हुआ, टेक्नोलॉजिकल जब वर्ल्ड में चेंज हुआ, ग्लोबल चेंज हो रहे हैं, तो लोगों की एस्पायरेशन चेंज हो रही है, लोगों की इच्छाएं। आज गांव में जाके खेती और मजदूरी करने वाला युवा हमारे पास नहीं है। आज जब हम डिजिटल वर्ल्ड बनाना चाहते हैं तो हमें युवा भी उसी तरह डिजिटल वर्ल्ड में रहना चाहता है, और वो हमारे यहाँ केवल 20% जॉब होती है जो ऑर्गेनाइज सेक्टर में होती है, जबकि 80% होती है अनऑर्गेनाइज सेक्टर में। आज का युवा ऑर्गेनाइज सेक्टर में जॉब चाहता है, आपकी और मेरी तरह एक अच्छा जीवन यापन करना चाहता है। हम उसको ये नहीं कह सकते भैया पहले भी तो गांव में लोग मजदूरी करते थे, जाओ और गांव में वापस मजदूरी कर ले। सरकार के सामने समस्याएं हैं। आज सरकार शुरू कर रही है दूसरी पारी, और सरकार को ज़रूरत है जो सारी चीज़ें हैं वो झुटला नहीं सकती। यूपीए ने जो किया उसका रिजल्ट सरकार ने, जनता ने 2014 में यूपीए को दिया। 2019 तक आपने जो कार्य किया, आपने 2022 तक के लिए कुछ समय मांगा, जनता ने आपकी बात मानी, जनता ने आपको प्रचंड बहुमत दिया, समर्थन दिया, आपको दोबारा सेलेक्ट किया, और 2022 तक जो जो वायदे किए थे उन्हें पूरा करने का समय दिया। आज आपका काम किसी को क्रिटिसाइज करना नहीं है, आज आपका काम किसी को खराब कहना नहीं है, आज आपका काम है अपनी योजनाओं को जनता के सामने रखना
और कि आप आत्मालोचना करना, आपकी जो जनता की अपेक्षा है, हम ये योजना ला रहे हैं और इससे आपकी ये अपेक्षा पूरी करेंगे। तो मेरा सब बीजेपी के नेताओं से और सरकार के जो एनडीए के लोगों से ये अनुरोध है कि वो इलेक्शन माहौल से बाहर आ जाए, इलेक्शन मैंडेट से, इलेक्शन जो उनका एनवायरमेंट था, आप जनता के साथ जुड़ जाएं और जनता की तरफ कहें कि भाई हम आपके लिए ये लेकर आ रहे हैं अब, और हम ऐसा आपकी रूरल फार्मर्स की डबल कर देंगे। जहाँ तक प्रॉब्लम्स और डाटा का सवाल है, ये डाटा नेशनल डाटा नहीं है एनएसएसओ का, केवल इंटरनेशनल एजेंसीज हैं, आईएमएफ है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की जनवरी 2019 की रिपोर्ट देखिए, उसने हर चीज़ पर डाटा दिया और साथ में सजेस्ट किया आप यहाँ पे कीजिए। और सरकार ने भी पीछे जितनी स्कीम चलाई हैं, चाहे 100 स्मार्ट सिटी की है, चाहे डिजिटल इंडिया की है, चाहे मेक इन इंडिया की है, ये सब स्कीम उस वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की जो जो रिपोर्टें आती है उसके आधार पर सरकार ने चलाई। सरकार ने एक बहुत अच्छी सोच के साथ स्कीम चलाई, लेकिन उसकी सफलता की परसेंटेज तभी पूरी होगी जब आप क्रियान्वयन करने वाली अच्छी टीम का चयन करके उनको काम करने की स्वतंत्रता देंगे और रिजल्ट जनता के सामने पेश करें। सिंह साहब, वही सवाल साख का है कि जब ये आंकड़े रोके जाते हैं। खैर, अभी हम बेरोजगारी पर चर्चा, अशोक जी बस क्षमा चाह रहा हूं, जरूर कहना चाहूंगा, क्योंकि आपने जो सवाल किया था हमारे मित्र से, उसका क्योंकि मैं विशेषज्ञ हूं और माइक्रो फाइनेंस के लिए मुझे जाना जाता है। आपने 50,000 रुपए की बात करी थी, मैं माइक्रो फाइनेंस स्लम्स के अंदर करता हूं, उसके लिए मुझे सम्मान भी मिला हुआ है। आपको 50,000 रुपये कितनी बड़ी रकम होती है अगर उन गरीब लोगों के बीच में जाएंगे। आप इसको केवल 50,000 मत देखिए, ये 50,000 उस कमी को पूरा करने वाला है जो उसको जीवन में आगे बढ़ने के लिए सहारा देती है। तो अशोक जी, मैंने वही बात कही है, ये 50,000 रोष को उत्पन्न करने से रोकता है, ना कि उनकी इच्छा और सबकी पूर्ति कर देता। ये कुछ लेवल तक काम करता है, लेकिन ये अंत नहीं होता। आप ये नहीं कह सकते कि वो गरीबों का सब काम हो गया, 50,000 सब काम नहीं मैं कह रहा हूं, लेकिन किसी गरीब को फुल स्टॉप नहीं लगा सकते। किसी गरीब को जब आगे बढ़ना होता है तो कुछ पैसा उसके पास होता है, अच्छी बात, उसके पास कमी रहती है 10, 20, 50,000 की, अगर वो पूरी हो जाए तो वो आगे बढ़ जाता है, एक कदम आगे जाता है। ये उनको आगे बढ़ने का रास्ता दिखाती है, परिवर्तन लाने का बहुत बड़ा माध्यम बनता है, और ये स्कीम उसी को पूरा करने की है। और हम भी इसी तरह छोटे छोटे लोन के माध्यम से बहुत सारा आर्थिक परिवर्तन हमने किया। मैं एक उदाहरण बता दूंगा आपको, 15 साल शीला दीक्षित की सरकार रही और 5 साल केजरीवाल को हो गए, 20 साल मकान देने की बात करते रहे। मेरी सोसाइटी जो काम करती है उसने 1,000 परिवारों को घर दे दिया। मैंने उसको घर का पैसा नहीं दिया, मैंने जो कमी थी केवल वो पूरी करी, बाकी उन्होंने खुद किया। तो ये सरकार, अशोक जी, मैं यही कह रहा हूं कि 50,000 रुपये बहुत बड़ी ताकत। अशोक जी, मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट ये है, जब आप अपनी इंडिविजुअल परफॉर्मेंस बताते हैं तो वो बहुत बड़ी सराहनीय हो सकती है माइक्रो लेवल पर, लेकिन जब हम टीवी पर चर्चा कर रहे हैं, अशोक जी ने एक बहुत बड़ा काम किया, आरके सिंह ने, राहुल जी ने, अमिताभ जी ने बढ़िया काम किया, उसकी चर्चा नहीं कर रहे, हम चर्चा मैक्रो लेवल की कर रहे हैं। मैं वही कह रहा हूं कि ये रकम उसके जीवन में परिवर्तन के लिए बहुत बड़ा सहारा हो सकता है। मैं इंडिविजुअल जीवन परिवर्तन, मैं योजना के लिए उदाहरण के तौर पर समझा रहा हूं। हम देश के 6.1% के 6% के अनएम्प्लॉयमेंट रेट को 2% लाने में कितना समय लेंगे, उस सवाल का जवाब मांग रहे हैं। आज मैक्रो लेवल पर अगर मीडिया में हम लोग बैठे हैं और या टीवी पर नेशनल डिबेट कर रहे हैं तो किसी इंडिविजुअल परफॉर्मेंस की नहीं कर रहे, हम जो मैक्रो डाटा है उसकी इंप्रूवमेंट की बात कर रहे हैं, उस पर जवाब आप दीजिए। मैं इंडिविजुअल परफॉर्मेंस की अच्छा काम किया, वो बात के लिए सराहनीय, हम तारीफ करते हैं। मैं सिंह साहब इंडिविजुअल परफॉर्मेंस की बात ही नहीं कर रहा हूं, मैं केवल 50,000 रुपए उसके जीवन में कितना बड़ा योगदान कर सकते हैं, मैं उसकी बात कर रहा हूं। वो योजना कितनी आपके प्रयास और आपकी पार्टी के प्रयासों की सराहना की कितनी बढ़िया होगी, मैं उसकी बात कर रहा हूं। समस्या ये नहीं, समस्या है कि हम अपने इस लक्ष्य को 2 करोड़ नौकरी प्रतिवर्ष की कब हासिल कर पाएंगे। राकेश जी भी यही चाह रहे थे जानना, और यही मैं भी जानना चाह रहा था, लेकिन इसमें पूरी रामायण हम लोगों ने जीडीपी में स्वरोजगार ही उसका सबसे बड़ा माध्यम है, और सुनिए, और स्वरोजगार से ही यह लक्ष्य पूरा हो सकता है, और कोई माध्यम नहीं। सर, जीडीपी में जो किसानों की, जो एग्रीकल्चर की 13% केवल कंट्रीब्यूशन है, वो 20% कब पहुंचेगा? जवाब ये देना, ना कि ये देना कि 20 किसान बड़े रईस हो गए। तो हम ये जानना चाहते हैं, डिस्कस ये कर रहे हैं कि सरकार ऐसा कौन सा टूल लाएगी, कौन सा ऐसा काम करेगी, या सरकार अब तो कि सरकार को भी आज तो कुछ नहीं कह सकते, सरकार अभी लाएगी अपनी योजना, अपना कार्य करेगी। 3 काम इस मंत्रिमंडल के गठन में सीधे सीधे दिखते हैं। पहला दिखता है कि एग्रीकल्चर के साथ साथ एनिमल हस्बेंड्री को एक अलग मंत्रालय बनाया गया। दूसरा दिखता है कि जल संसाधन जो मंत्रालय है उसको विस्तार किया गया है। मेरा कहना है उसको भी कैबिनेट मंत्री के तौर पर दिया गया है। मेरा कहना यह है कि किसानों को जिस एरिया में अगर उसको सिंचित क्षेत्र में आता है तो वहाँ पर 2.5 गुना तक फसल बढ़ती है किसानों की, और वहाँ पर वो जो फसल बढ़ेगी, जो उत्पादन बढ़ेगा, वो अपने आप में उसकी आय को दुगना करने में बहुत बड़ा सहायक बनता है। तो सरकार बिल्कुल सही दिशा में काम कर रही है।
एग्रीकल्चर के साथ साथ जो एलाइड एक्टिविटीज़ हैं जैसे एनिमल हस्बेंड्री है, पशुपालन है, मधुमक्खी पालन है, उसका विस्तार के लिए सरकार ने अलग मंत्रालय का गठन किया है। सरकार 2022 तक जो लक्ष्य रखा है उसको बिल्कुल सामने रखकर काम कर रही है और किसानों की जो जो ज़रूरतें हैं उसको पूरा करने के लिए किस तरह से हम उसको पूरा करके आगे बढ़ा सकते हैं उस पर सरकार की सोच स्पष्ट है। अमिताभ जी से चर्चा करते हैं। अशोक जी, आपने काफ़ी समय अपनी सरकार के प्रशस्ति और उनके लक्ष्यों को बताने में समय ले लिया और अच्छा लगा, बड़ा सुखकर था। लेकिन अमिताभ भाई कितना आदर्शवादी और कितना यथार्थवादी, आप बताइए। सारी बातें हो रही, यही सारी बातें राहुल गांधी भी करते रहे, लेकिन उनके 72,000 रुपये पर किसी ने भरोसा नहीं किया। 2,000 लेके लोगों ने भरोसा कर लिया, 72,000 पे नहीं किया। तो क्या ये बताइए, रोजगार से लेके किसानों की समस्या तक, क्योंकि अब हमारे एक सहयोगी अभी पहुंच नहीं पाए, हमारे किसान नेता पवन खटाना जी, वरना उनसे पूछा जाता कि रोजगार, ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार पर जो असर पड़ा है 1917-18 के बाद, जिसका आपने कुछ आंशिक रूप से परिभाषित भी किया, लेकिन स्वाभाविक जो माइग्रेशन है वो एक आधुनिकीकरण की प्रक्रिया का हिस्सा है। मैं वो उसकी चर्चा नहीं कर रहा हूँ। आर्थिक नीतियों के प्रभाव या अच्छे प्रभाव पर मैं आपकी राय जानना चाह रहा हूँ कि ग्रामीण क्षेत्र को जो सबसे बड़ा, जिसको रोजगार की ज़रूरत है, जो सबसे ज़्यादा लघु और सूक्ष्म किस्म के उद्योगों से जोड़ा रहता है, जिसके लिए जो सबसे ज़्यादा जीडीपी में हमारे और रोज़गार के मामले में सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है, आपका क्या सोचना है कि क्या वो लक्ष्य अगले 5 साल में हासिल किया जा सकेगा, और किया जा सकेगा तो किस रूप में? हाँ, किस रूप में किया जा सकेगा, इसकी बात जब आपने कही है तो जो मेरे विचार है मैं बहुत स्पष्ट कहता हूँ। ये जो कॉरपोरेट वर्ल्ड है जिस पे दुनिया चल रही है, वेस्टर्न कंट्रीज़ के तरफ से शहरी जीवन और कॉरपोरेट जीवन जो है, इसके तहत अगर आप चाहेंगे भारत जैसे देश की समस्याओं को हल कर लेना तो वो बहुत मुश्किल है। मुझे लगता है कि हमें अपने तरीके से, अपने आर्थिक स्थिति और अपने लोगों के हिसाब से, जैसे मान लीजिए कि एक छोटा सा उदाहरण मैं आमतौर पे देता हूँ कि एक व्यक्ति है जिसके परिवार में 4-6 बच्चे हैं, 4 बच्चे हैं, या घर में 4 सदस्य हैं, उसके 5 सदस्य हैं, वो 20,000 रुपये महीने कमा रहा है। वो ये सोचे कि कार खरीद लूँ तो मुझे लगता है कि उसकी सारी अर्थव्यवस्था जो है, घर की अर्थव्यवस्था उसकी ख़त्म हो जाएगी। कोई आदमी 2 लाख रुपये महीने कमाता है, उसके घर में 1 बच्चा या 2 बच्चा है, तो वो कार खरीद के घूमे तो अच्छा लगता है और उसके ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा। तो पश्चिमी देशों और भारत के बीच ये डिफरेंस हमें बहुत अच्छी तरह समझना पड़ेगा। पश्चिमी देशों की तरह हम हर 3 आदमी के परिवार, 4 आदमी के परिवार को कार खरीद के दे देंगे, एक बड़ा सा बंगला खरीद के दे देंगे, हम सोचते हैं, और नौकरियों से वो हासिल कर लेंगे, तो वो संभव नहीं है। हमें उस तरह की ज़िंदगी, उस तरह के कॉरपोरेट जीवन के बारे में सोचना बंद कर अपनी वास्तविक स्थिति को समझना है। केवल नौकरी से सब कुछ हासिल करना कोई मतलब नहीं रखता है। हर व्यक्ति अपनी क्षमता के हिसाब से, अमिताभ जी, इसको ना हम एक पूरे आर्थिक ढांचे के रूप में, आर्थिक ढांचे में मैंने आपको बताया तो कि उस हिसाब से हम अवसर मुझे पूरा करने ये समाज है ना, उपभोक्तावादी समाज में बदल चुका है। सारी सोर्सेज आपके सेंट्रलाइज होते जा रहे हैं, संसाधनों का विकेंद्रीकरण है नहीं, लेकिन आप निजी व्यक्ति की निजी अभिलाषा और महत्वाकांक्षा से जोड़ के देख रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। अभी भी हमारे आपके जैसे तमाम लोग हैं जो गांव में जाके एक सुखद जिंदगी बसर करना चाहते हैं, लेकिन ऐसा संभव नहीं। ना हमारे पास गांव है, ना हमारे पास संसाधन है। ये स्थिति गाँव में भी है, इसलिए हमको मैं आपको बताना यही चाह रहा हूँ कि आप समझने की कोशिश कीजिए कि हमारी जो स्थिति है, मैंने आपको 2 परिवार आपके सामने रखे कि हमारी जो स्थिति है, हमारे देश का धन और हमारे देश के लोग, कितनी आबादी हमारी, हम पहले उनके रहने, खाने, पहनने और छत का इंतजाम पहले करेंगे, या पहले हम कोई हवाई जहाज़ खरीद के उस पर घूमने का इंतजाम करेंगे? तो हमारी जो जिम्मेवारियां हैं और हमारे पास जो फंड है, उसके हिसाब से किस तरह की इकोनॉमी हमें सूट करती है, हम उस तरह की चीज़ों पर हम ध्यान दें। हमारे हर हाथ में रोजगार हो, उसके लिए जो व्यवस्था हमने कहा कि जैसे कि हमने फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री की बात की, ऐसे ही बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं जो गाँव में आराम से चल सकती हैं और उसको प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। हम एकदम से कॉर्पोरेट ढंग से सारी चीज़ें संभालने की कोशिश करेंगे तो कुछ लोगों को हम बहुत अच्छी सुविधाएं देंगे। जैसे हम जानते हैं कि आज देश में मुश्किल से 1 या 2% लोग सरकारी नौकरियों में है,
4-5% लोग होंगे जो प्राइवेट सेक्टर और इन सब में काम कर रहे हैं, या 10% लोग मुश्किल से होंगे, एग्जैक्ट डेटा मुझे ध्यान नहीं है, और बाकी लोग तो सड़क पे हैं। हाल तक हम कहते थे कि 76% लोग जो हैं अपने जरूरत भर का नहीं कमा पाते हैं। तो हमें ये समझना पड़ेगा, हमें अब कार खरीद, देखिए कार उत्पादन से अगर आप अपना इकोनॉमी का डेटा आप देते हैं, तो मैं कहता हूं इसको बंद कीजिए, इस तरफ सोचना बंद कीजिए। मैं आपसे सहमत हूं अमिताभ भाई, मैं आपसे सहमत हूं। मैं एक चीज सर, मैं खाली कार उत्पादन से भारत देश की इकोनॉमी नहीं तय की जा सकती। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, अभी थोड़ा सा हमें लोगों के पास सुविधाएं कितनी गई। अभी देखिए हम लोग को लग रहा है कि थोड़ा सा डिस्कशन हम लोगों का भटका है। जो कृषि संकट की हम लोग चर्चा इसलिए नहीं कर रहे हैं कि किसान ना कार पे चलना चाह रहा है। कृषि संकट की हम लोग चर्चा इसलिए कर रहे हैं कि किसान को अपने उत्पादन का लागत नहीं मिल पा रहा है। जो मूल समस्या है वो ये नहीं है कि वो जो है कि बहुत महत्वाकांक्षी हो गया है, वो जो है कि हेलीकॉप्टर पर चढ़ना चाह रहा है, ये नहीं है। मूल समस्या ये है कि हम लोगों ने, जैसे आपको एक अच्छा उदाहरण दे रहे हैं कि फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज को हम लोग को लाना पड़ेगा, तो उनके पास समस्या क्या है। मान लीजिए कि गवर्नमेंट MSP की घोषणा करती है, लेकिन अभी भी हम लोग जान रहे हैं कि अधिकांश जगह पे वो लागू नहीं होता, उसका परसेंटेज काफ़ी कम है। तो जब तक हम पूरे व्यवस्था को, अगर किसान लागत लगा रहा है, सब कुछ कर रहा है, उसके वो अपना पूरा लागत लगा के जो उसको न्यूनतम मिलना चाहिए, उसमें लाभांश मिलना चाहिए, वो लाभांश नहीं तय हो पा रहा है। जब वो लाभांश भी उसे नहीं मिल पा रहा है, वो कर्ज के चक्र में दब रहा है, वो आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो रहा है, तो ये संकट उसके बिल्कुल मौलिक आवश्यकताओं को लेके है। तो हम लोगों को यहीं पे मैं आपको स्पष्ट कर दूं, बात सुनिए, आप इस बात को समझने की कोशिश कीजिए। आप कह रहे हैं कि वो फसल उगा के उसका दाम नहीं ले पा रहा है। फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री क्या करता है, आपका जो फसल है उसका एक तो उसको क्या करता है कि उसको जब प्रोसेस आप कर देते हैं तो उसका दाम 10 गुना बढ़ जाता है। नहीं वही तो हम लोग देखिए आप समझिए, देखिए सुन तो लीजिए, दूसरा उसकी शेल्फ लाइफ बढ़ जाती है। ये नहीं कि उसको 6 महीने में बेच ही देना है। फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री होना ही चाहिए, कोई विरोध नहीं होगा, लेकिन देखिए आज हम लोग किस तरह की इकोनॉमी का ढांचा हो, मैं वो बता रहा हूँ। आप उसको फिर उसी दृष्टि से देखने की कोशिश कर रहे हैं कि ज्यादा कारें होंगी तो हमारा देश अमीर माना जाएगा और हमारी इकोनॉमी अच्छी हो जाएगी। मैं ये तो कह ही नहीं रहा हूँ कि कृषकों को कारों की जरूरत है। थोड़ा सा मैं ये कह रहा हूँ कि कृषकों की जो समस्या है बिल्कुल मूलभूत स्तर पर समस्या है। उनकी समस्या क्या है कि हम उनको पानी उपलब्ध नहीं करा पा रहे हैं, हम उनको बिल्कुल बेसिक चीज़ें जो है कि उनको मार्केट उपलब्ध नहीं करा पा रहे हैं। तो देखिए एक तरह से जो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री होनी चाहिए वो बनाना पड़ेगा हम लोगों को। वहाँ पे जो गांव का, जो गांधी जी का जो एक स्वावलंबी ढांचा था कि गांव का ढांचा जो है, गांव अपने आप में स्वावलंबी किस्म का हो, उस ढांचा पे हमें लाना पड़ेगा। हमें अपने यही अमिताभ जी भी कहना चाह रहे थे। हाँ, तो यही कहना चाह रहे थे कि ग्राम स्वराज के मॉडल पे स्वावलंबी ग्राम अर्थव्यवस्था के बिना इस देश का उद्धार संभव नहीं है। हम लोग जो अभी चर्चा कर रहे हैं कृषि का, ये नहीं है कि वहाँ पे वो कॉर्पोरेट वर्ल्ड में क्यों नहीं आ रहा है। हमारा चर्चा का मुख्य बिंदु ये है कि आखिर जब हम लोग ये चीज़ कहते हुए आ रहे हैं तो ये चीज़ें ज़मीन पे क्रियान्वित कब होंगी। नई सरकार को भारी बहुमत मिला है, हम लोग सबों की उम्मीदें हैं, अपेक्षाएं हैं कि शायद 2022 तक में ये सारी चीज़ें ज़मीन पे खड़ी हों, लेकिन अभी वर्तमान स्थिति में ज़मीन पे इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर अभी खड़ा नहीं हो पाया है। अब आज से आगे नई सरकार के ऊपर ये अपेक्षाएं हम लोग कर रहे हैं। ये चीज़ जो आज का डिस्कशन है वो हम सरकार को असल में दिशा देने की ही कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से वो चीज़ों को संभाले। अब जैसे मिश्रित खेती है, मिश्रित खेती करते ही किसान जो है उसकी आय बढ़ती है। बिल्कुल। और अगर फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, उसको आप केवल मार्केटिंग की व्यवस्था दे दें, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर दे देते हैं, वो गांव में रह के इतना ज़्यादा कमाएगा, इतने बढ़िया ढंग से रहेगा कि आपको ज़रूरत नहीं है कि उसको नौकरी शहर में ला करके देनी है। आपको कहना आप बंद करेंगे और शहर से लोग गाँव में जाना शुरू करेंगे। छोटी सी व्यवस्था आपको मैं बता दूँ, मनरेगा की जब सरकार ने की थी गाँवों में, तो पंजाब और हैदराबाद और पूना जाने वाले और लेह तक जाने वाले बिहार के जो हमारे मजदूर भाई मित्र होते थे, उन्होंने जाना बंद कर दिया था। पंजाब में क्राइसिस उत्पन्न हो गई थी क्योंकि मनरेगा के तहत ही गांव में उसको इतना काम मिलता था, वो कमा लेता था। देखिए, तो ये एक उदाहरण है। अगर गांव में रोजगार जनरेशन करें। मैं थोड़ा सा और चाहूँगा कि थोड़ा हम और सवालों की तह में जाने का प्रयास करें। यहाँ पर अमिताभ भाई आपने, राहुल जी आपने, दोनों ने प्रश्न उठाया। मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि एक विकेंद्रीकृत अर्थव्यवस्था हो जिसमें MSME का, ये खेती पर आधारित उद्योगों के लिए खास तौर पे काम हो, लेकिन हम लोग कॉरपोरेट टैक्स कम करते हैं, इन लोगों के लिए कोई सुविधा नहीं उपलब्ध कराते हैं। स्थिति यह है, गांव में खेती की जोत छोटी होती चली जा रही है। और जो मैं राकेश जी से ही जानना चाहता हूँ कि कार्यबल की संख्या में लेकिन कोई कमी नहीं आई। निर्भरता कृषि क्षेत्र पे अभी भी सबसे ज़्यादा है।
तो ऐसी स्थिति में राकेश जी, क्या ये सपना पूरा होगा जो अमिताभ जी देख रहे हैं, राहुल जी देख रहे हैं, या नरेंद्र मोदी जी देख रहे हैं और अशोक ठाकुर जी देख रहे हैं? देखिए, ये बहुत बड़ी समस्या है। भारत में जब कभी सरकार कोई कदम उठाती है, किसी एक पक्ष को उसका फ़ायदा मिल जाता है, लेकिन बाकी पक्षों को उससे और नुकसान हो जाता है। सरकार कोई ऐसी नीति नहीं बना सकती, सरकार कोई ऐसा कार्य नहीं कर सकती जिससे एक बार उठ जाए, किसान उठ जाए, बाकी कंज्यूमर जो है महंगी सब्जी खरीदने लगे, तब जनता चीखती है कि 40 रुपये किलो प्याज हो गई है। अगर कई व्यापारियों को रोकती है तो कॉरपोरेट वर्ल्ड का एम्प्लॉयमेंट, लोग कहते हैं बेरोजगारी सब गिर गई। तो सरकार के पास भी इतना आसान नहीं होता, सरकार के लिए बहुत डिफिकल्ट मुझे आप थोड़ा सा बताएंगे कि असंगठित क्षेत्र ज़्यादा रोजगार देता है या संगठित ये बड़े बड़े कॉरपोरेट जिनको हम लोग लाखों करोड़ों का कर्ज देते हैं? आई कम टू दैट पॉइंट। एक बात ध्यान रखिए, सब चीज़ों का रोल है। हम कॉरपोरेट वर्ल्ड को भी इग्नोर नहीं कर सकते। पहली बात, जो हमारी विश्व स्तरीय डिमांड है और जो विश्व स्तरीय ज़रूरत हैं, उनको पूरा करने के लिए कॉरपोरेट वर्ल्ड का एग्जिस्टेंस और ग्रोथ जरूरी, उन्हें सपोर्ट जरूरी है, उसको आप मना नहीं कर सकते। लेकिन साथ में जो हमारा संगठित क्षेत्र है उसको भी प्रमोट करना बहुत आवश्यक है। तो सब चीज़ों को साथ लेकर चलना पड़ेगा। बेगरी सबसे बड़ी समस्या देश की 2030 में जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने रिपोर्ट सबमिट की है, आपके पास 150 करोड़ की पॉपुलेशन हो जाएगी। आप 150 करोड़ की पॉपुलेशन में आपके पास लगभग 90 करोड़ की पॉपुलेशन जो होगी, जो बिलो 40 होगी। अब आप बताइए, उनके लिए कार्य की व्यवस्था करना बहुत ज़रूरी है। तो जो हमारी सोशल प्रॉब्लम है, पॉपुलेशन, वो एक बहुत बड़ी है। सरकार को ये भी ऐसी भी नीति लागू करनी है कि पॉपुलेशन भी कंट्रोल में आए। और जहाँ तक लोगों की इकोनॉमिक एस्पायरेशन है, देखिए, इकोनॉमिक एस्पायरेशन को दबा नहीं सकते आपको उनको संगठित क्षेत्र में रोजगार देना पड़ेगा। जो PSUs हमारे डिक्लाइन हो रहे हैं, ये बड़ी सीरियस इशू है। अगर आप भारत देश को देखें, 1950 से 65 तक भारत ने इंडस्ट्रियलाइजेशन का काम किया, भयंकर तरीके से काम किया। 65 के बाद 67 तक थोड़ा गैप रहा। 67 के बाद बहुत तेज़ी से भारत में सबसे बड़ा बैंकिंग सेक्टर में रिवॉल्यूशन आया था। और एक और चीज़ आई थी जो कि ग्रीन रिवॉल्यूशन ने मार्जिनल फार्मर को बेनिफिट किया था, वो भी एक एग्रीकल्चर रिवॉल्यूशन आया था। और डिस्पर्सन ऑफ वेल्थ पे काम हुआ था। MRTP एक्ट 1969 में आके, 1973 में फिर आके, लेकिन 1972-3 के बाद जब आपने मोदी अनएम्प्लॉयमेंट गिरा था, 71 के वार के बाद इंडिया पे बहुत सैंक्शन लग गई थी, अमेरिका वगैरह ने डाउन किया था। 1980 तक आप अगर ध्यान से देखें तो किस चीज़ पे आया, हमारा एक तरह से थोड़ा सा अनरेस्ट टाइप की चीज़ रही थी। लेकिन 1980 से 90 तक भारत ने कम्युनिकेशन और IT में बहुत तरक्की करी थी। देखिए ध्यान से, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में तरक्की हुई, एग्रीकल्चर में हुई, सर्विस में हुई। 1990 के बाद क्या हुआ, हमारी सारी ग्रोथ इन वर्ल्ड ट्रेड के प्रेशर में केवल मनी सप्लाई के द्वारा बढ़ी और हमारी GDP का 70% कंजम्पशन से है। कंजम्पशन इकोनॉमी बन गई। उपभोक्तावाद का बहुत ज़्यादा बढ़ना भी अच्छा नहीं होता, बढ़ना चाहिए लेकिन ग्रेजुअल बढ़ना चाहिए। आज हमारे को जरूरत है, सरकार को ऐसी नीति बनानी पड़ेगी जो सारे प्रेशर ग्रुप जो कर रहे हैं, सरकार पर प्रेशर बना रहे हैं कि मनी की सप्लाई बढ़ा दो, रिपो रेट कम कर दो। मनी की सप्लाई बढ़ने से आपको जो तरक्की नजर आती है वो मोमेंटरी होती है। सरकार को प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी या टर्शियरी सेक्टर में से किसी एक सेक्टर को बहुत बड़ा बूस्ट देना पड़ेगा, तब इकोनॉमी स्ट्रेंथन होगी और हमारी मजबूत होगी। वरना कंट्री में NBFC पे लिक्विडिटी क्राइसिस है, बैंकिंग सेक्टर के पास NPA का बहुत बड़ा तमगन। NPA इसलिए नहीं हो रहा है लोग चोर हैं, NPA इसलिए हो रहे हैं कि उनके पास अपने व्यापार को चलाने का सुविधा उपलब्ध नहीं हो रही। अंशुमन जी, पॉलिसी कंट्राडिक्टरी हो रही है। तो हम व्यापारियों को भी साथ लेकर चलना, हमने किसानों को भी साथ लेकर चलना। सरकार के पास आसान काम नहीं है। मेरा तो सरकार से बस एक अनुरोध है, सरकार की इंटेंट अच्छी है, काम अच्छा, वो टेक्निकली एक्सपर्टाइज लोगों को कराए। कृपया मेरी इस बुलाई पर ध्यान दीजिए। जिस तरह आपकी रेलवे को श्रीधरन ने कराया, सरकार चाहे 100 स्मार्ट सिटी लाना चाहती है, डिजिटल लाना चाहती है, रोजगार की समस्या तो दूर होगी, वो तभी होगी जब टेक्निकली कॉम्पिटेंट लोगों को प्रमोट करे। वो टाइम चला गया जब ब्यूरोक्रेट के द्वारा गवर्नेंस अच्छी होती थी, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर एडमिनिस्टर करना होता था। आज आपको लोगों को इस रोबोट के जमाने में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जमाने में अगर इकोनॉमी को ग्रोथ देनी है तो आपको टेक्निकली प्रोफेशनल्स लोग ज्यादा हायर करने पड़ेंगे और उनकी मदद से आर्थिक तरक्की देनी पड़ेगी। जी राकेश जी, हम लोग कहना चाहिए समयाभाव की वजह से आज दो ही मुद्दे पर बात कर पाए, और अशोक ठाकुर जी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार को हम शुभकामनाएं देते हुए आगे तमाम मुद्दों पर और चर्चा करने के लिए एक बार फिर बैठेंगे। जब 100 दिन का एजेंडा, 100 दिन का एक्शन प्लान जैसे ही आएगा तो हम इन सारे मुद्दों पर और बिंदुवार चर्चा करेंगे।
अभी बस इतना ही कहना मैं उचित चाहूँगा कि जितना बड़ा जनादेश उतनी बड़ी जिम्मेदारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की है। निसंदेह जनता ने अच्छे दिन के नारे को विकास की राजनीति का प्रतीक माना और उसी के आधार पर नरेंद्र मोदी जी की सरकार को दूसरा मौका दिया। लेकिन दूसरा मौका के लिए बहुत हद तक राष्ट्रवाद, पाकिस्तान और आतंकवाद से लड़ाई को श्रेय दिया जाता है। ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी जी को जननायक बनने के लिए आवश्यक है कि विकास से जुड़ी जनता की अपेक्षाओं को अपने इस कार्यकाल में पूरा करें, जो थोड़ा कठिन है, असंभव नहीं लेकिन कठिन जरूर है। और वो इसलिए भी जरूरी है क्योंकि नरेंद्र मोदी जी के पहले कार्यकाल में इतनी बड़ी चुनौतियां नहीं थी, इस बार ज़्यादा बड़ी चुनौतियां हैं। और उस सबसे बड़ी चुनौती लोगों के लोकतंत्र में भरोसा कायम रखने की है। वो तभी होगा जब वो जनता के भरोसे पर खुद खरे उतरेंगे। बेबाक बहस में आज इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए दीजिए अंशुमान त्रिपाठी को इजाज़त। नमस्कार।